तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज मैं जूनियर एडिट जो उसमें अनिवार्य विषय है सामान्य ज्ञान उससे संबंधित और यूपी लेखपाल यूपीएसआई और एसएससी जीडी संबंधित जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूँ। कृपया आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी सिख धर्म से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिपिटक है वो किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? अभिधम पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक। अभिधम पिटक में क्या दे रखा है? बुद्ध के जो उपदेश थे वो जितने भी उपदेश थे वो किस में लिखे हुए हैं? अभिधम पिटक में। और सूत्र पिटक में क्या दे रखा है? उसमें जो भी बुद्ध के दार्शनिक विचार थे वो किस में दे रखे हैं? सब सूत्र पिटक में। और विनय पिटक में जो भी बौद्ध धर्म के जो भी नियम थे वो विनय पिटक में दे रखे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी नारायण पाल, ऑप्शन डी रामपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो पाल वंश का संस्थापक था वो कौन था? गोपाल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1191। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इसमें बाबर की विजय होती है और बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है अकबर और हैमू के बीच में। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को हरा देता है। यानी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा? ऑप्शन ए 1234, ऑप्शन बी 1681, ऑप्शन सी 1395, ऑप्शन डी 1498। तो जो वास्को डी गामा था जो पुर्तगाल का रहने वाला था वो 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1929। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1924, जो कि कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। इसमें ही गांधी जी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगर प्रश्न यहीं से पूछा जाए कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में किस वर्ष भाग लिया तो वो होगा 1901। उसका आंसर भाग लिया की बात है तो 1901। अगर बात करेंगे अध्यक्षता कब की तो होगा 1924। कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। 1917 में क्या हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। अगर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता कि प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आएगा एनी बेसेंट। किस वर्ष अध्यक्षता की थी उन्होंने? 1917 में। कहाँ के अधिवेशन में? कलकत्ता के में। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो फिर होगा उसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। कहाँ पर अध्यक्षता की थी इन्होंने? कानपुर के अधिवेशन 1925 में। कब हुआ था ये? 1925 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और 1929 में क्या हुआ था? ये हुआ अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य था वो रखा गया था। किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 18। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए जी टॉन्सले, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ए जी टॉन्सले। ए जी टॉन्सले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर। ये क्या है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व जो है किससे मापता है, लैक्टोमीटर से। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, उसी से याद कर लेंगे, लैक्टिक से लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के काम में आ जाता है। और बात करें हाइग्रोमीटर तो ये वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए और हाइड्रोमीटर किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए। और बैरोमीटर जो है वो वायुमंडल के दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार होगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी उतना ही होगा जितना पृथ्वी की सतह पर होगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पृथ्वी का केंद्र होता है उस पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो भार बराबर क्या होता है, mg। अगर हम जी जब 0 हो जाएगा तो पृथ्वी का भार क्या होगा केंद्र पर, वो होगा 0 होगा। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी टाइट्रिक अम्ल, या ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। जो सिट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल, ये किस में आता है, नींबू और संतरा में। टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। और बात करें एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल क्या होता है, सिरका, ये सिरका इससे बनता है, यानी सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। ठीक है, याद रखें, चींटी में कौन सा अम्ल होगा, फार्मिक अम्ल। ठीक है, और एसिटिक अम्ल सिरके में होगा, टार्टरिक अम्ल इमली में, सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में, और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुशीनगर, या ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कुशीनगर। जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण था वो कुशीनगर में हुआ था। बात कर लें सारनाथ, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, इसे क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। बात करें लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसका पता हमें कहाँ चलता है, रुमंदेई अभिलेख से चलता है। और ऑप्शन नंबर डी में श्रावस्ती है, यहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई, ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक, या ऑप्शन डी कनिष्क। तो जो प्रथम बौद्ध संगति है वो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बात कर लें हम द्वितीय बौद्ध संगति, तो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो कालाशोक के समय में वैशाली में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन ग्राम कश्मीर में हुई थी। तो इन चारों बौद्ध संगतियों को हम याद रखें। और जो चौथी बौद्ध संगति, इसमें अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। और इसके एक ही मात्र जो संगति है चौथी, इसमें उपाध्यक्ष थे, वो कौन थे, अश्वघोष थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज त्योहार किसने प्रारंभ करवाया, ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, गयासुद्दीन बलबन ने नवरोज त्योहार प्रारंभ करवाया। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। इल्तुतमिश ने एक तुर्कान चहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक गुट बनाया था, जिसको जो ख़त्म किसने किया था, वो बलबन ने किया था। बनाया किसने था, इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की प्रणाली को प्रारंभ किया, इसे क्या कहते हैं, दीवाने रियासत। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही एक कृषि संबंधित नया विभाग बनाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अगर आप दिल्ली सल्तनत की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने संपूर्ण दिल्ली सल्तनत एक ही वीडियो में कवर करा दिया। स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ, ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1927। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी को गठित किया था, जिसके अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे और सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। 1922
5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक स्थान पर, गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर एक महत्वपूर्ण घटना होती है। इसे हम इतिहास में चोरा चोरी की घटना के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है वो 22 अंग्रेज पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। 1919 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1927 में क्या है, साइमन कमीशन का गठन होता है, और 1928 ईस्वी में वो साइमन कमीशन भारत आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत में कौन सहकारी कृषि का समर्थक नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, या ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो सहकारी कृषि है उसका समर्थक कौन नहीं था? चौधरी चरण सिंह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1999 से 2000 के बीच में, या ऑप्शन डी 1975। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1992, ऑप्शन नंबर बी होगा। बात कर लें 1985, तो 1985 में खरीफ की फसल के समय से भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ होता है। और देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। इसमें 1999 और 2000 के बीच में क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हो जाता है रबी की फसल के लिए भी। इससे पहले जो फसल बीमा योजना 1985 में शुरू की गई थी, इसमें क्या था, ये खरीफ फसल के लिए शुरू हुई थी। और 1999 और इसका नाम क्या होता है, 1999 और 2000 के बीच में जाके इसका नाम हो जाता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ये जो है अब रबी की फसल के लिए प्रारंभ कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी हैदराबाद, या ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, पंतनगर। पंतनगर कहाँ स्थित है वर्तमान में? उत्तराखंड में। तो भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? पंतनगर में। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। मैसूर में क्या है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? मैसूर। हैदराबाद में क्या है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी। जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पर है? हैदराबाद में। और बात करें वाराणसी, तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी नागालैंड, या ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नागालैंड। नागालैंड में जो है 2011 में इसकी जनसंख्या क्या है? घटी है। कितनी घटी है? 0.6%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी धान का खेत, ऑप्शन सी वन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कृत्रिम पारितंत्र है वो कौन सा होता है? धान का खेत होता है। धान का खेत क्या होता है? कृत्रिम पारितंत्र होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पर्वतीय, ऑप्शन डी मरुस्थल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, समुद्र। जो समुद्र होता है सबसे ही स्थिर पारितंत्र है। इसमें पर्वत लगाकर गलत ना कर दें कि पर्वत सबसे ज़्यादा स्थिर होते हैं, पर्वत कोई पारितंत्र नहीं है। समुद्र जो है वो सबसे ज़्यादा स्थिर पारितंत्र होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी कॉपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जस्ता, यानी कि जिंक। इंसुलिन में कौन धातु पाई जाती है? जिंक। इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय में। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है, यानी बाह्यस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करता है अग्नाशय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है? ऑप्शन ए बैगोला की धारा, ऑप्शन बी कैनारी की धारा, ऑप्शन सी लेब्राडोर की धारा, या ऑप्शन डी ब्राज़ील की धारा। तो जो इसमें गर्म जल धारा जो है वो सब ऑप्शन नंबर डी कौन सी है? ब्राज़ील की धारा। बाकी बैगुला की धारा, कैनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा, ये सब क्या हैं? ये सब हैं ठंडी जल धाराएं। और कौन से महासागर में स्थित है ये? अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में? अटलांटिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हिंद महासागर की धारा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए अगुलहास की धारा, ऑप्शन बी मोजाम्बिक की धारा, ऑप्शन डी मेडागास्कर की धारा, या ऑप्शन डी फ्लोरिडा की धारा। तो जो हिंद महासागर में स्थित धारा नहीं है वो कौन सी नहीं है? फ्लोरिडा की धारा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
ये कौन से महासागर में पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में। बाकी जो अगुलहास की धारा, मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर धारा किस में है? ये सब हिंद महासागर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी शनि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा शुक्र। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। बात करें शनि की, तो शनि जो है, शनि में क्या है? रिंग बलें पाई जाती हैं और शनि में वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। इससे पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके थे? बृहस्पति के थे, लेकिन करंट के हिसाब से देखें तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और मंगल ग्रह की बात करें, मंगल पे जो है वो सब 2 उपग्रह हैं फेमस इसके, एक डीमोस और एक फामोस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट नहीं है। ग्रेफाइट की चट्टान होती है रूपांतरित। बाकी बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बिटुमिनस कोयला ये सब क्या हैं? आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो जो मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? गुजरात में, गिर से गुजरात। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले इसका नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड और बांदीपुर कर्नाटक। इसे याद रखें। आप क्या है, कॉपी और पेन लेकर बैठा करें और जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ उसको उस पर लिख लिया करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है? ऑप्शन ए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी कैमुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। यास तूफान के कारण क्या हुआ? क्षतिग्रस्त हो गया था। वो कौन सा है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके उड़ीसा के 2 राष्ट्रीय उद्यान याद रखें, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कैमुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये जो है मणिपुर में स्थित। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैमुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। ये क्या है? ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी जेट्रोफा। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। जो जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की एक फसल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है? यानी कि ऐसा ऊर्जा का संसाधन जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, नवीकरणीय यानी कि बिल्कुल नए रूप में। ऑप्शन ए कोयला। कोयला को हम यूज नहीं कर सकते, एक बार जल गया। पेट्रोलियम को भी यूज नहीं कर सकते। अगर पेट्रोलियम को दोबारा यूज कर सकते थे जलने के बाद तो फिर इतनी महंगाई नहीं होती। बात करें प्राकृतिक गैस को हम यूज नहीं कर सकते। सौर ऊर्जा जो है इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, यानी कि इससे एक बार अगर बिजली बन गई तो दोबारा भी उसको यूज कर लेंगे। सौर ऊर्जा क्या है? ये कभी खत्म नहीं हो सकती, अक्षय ऊर्जा है, यानी यही नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा है, ठीक है, पवन ऊर्जा, ये क्या है? सब ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो अगर बात करें सबसे अधिक कठोर तत्व कौन सा होगा तो होगा हीरा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यहीं पे बात की जाए कि सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है तो होगा प्लेटिनम। इसका आंसर क्या आएगा? प्लेटिनम। अगर तत्व की बात करें तो हीरा और धातु की बात करें तो प्लेटिनम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी D2O, ऑप्शन सी H2S या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा D2O।
और जो भारी जल है इसका अणुभार कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है अणुभार इसका? 20 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी एसिटिलीन या ऑप्शन डी ब्यूटाडाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। जो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रीन का एक बहुलक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी गन्ना। जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, स्थिरीकरण वो किसके साथ होगा? दालों के साथ। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी दालों के जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को अपने उसमें रोक लेते हैं जड़ों में। ठीक है, चलिए देखते हैं अन्य क्वेश्चन। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी पित्ताशय या ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर बात करें पित्त का निर्माण तो यकृत में होगा। अगर पित्त जो इकट्ठा होता है यानी कि कहाँ पर संचित होता है तो उसका आंसर आएगा पित्ताशय। इस प्रश्न को सही से पढ़ें। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और पित्ताशय जो पित्त होता है उसको जो संचित होता है, इकट्ठा होता है, वो कहाँ होता है? पित्ताशय में। चलिए देख लेते हैं। अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है। और यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए बायोटिन, ऑप्शन बी साइनोकोबालामिन, ऑप्शन सी नियासिन या ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन B12 सबसे बड़ा नाम साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन किसका नाम होता है? विटामिन B12 का। और ये अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। बायोटिन जो है वो विटामिन B7 का नाम है। नियासिन जो है विटामिन B3 और बात करें राइबोफ्लेविन किसका है? विटामिन B2। और विटामिन बी या B1 क्या होता है? थायमिन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मार्ले मिंटू सुधार अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1833। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 1919 को मार्ले मिंटू सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसमें देखो कन्फ्यूजन रहता है कि 1909 को कहा जाता है, 1919 को कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था वो 1919 यानी जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस समय क्या था? वो वायसराय था 1919 में। तो 1919 के समय जो वायसराय था वो कौन था? चैम्सफोर्ड था। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, चैम्सफोर्ड वायसराय का नाम था। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को कहा जाएगा। जब 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाएगा तो जो बचा 1909 उसे क्या कहा जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएगा। जो चैम्सफोर्ड का नाम है वो 1919 के साथ है। ठीक है, और मार्ले मिंटो 1909। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमें कितने प्रकार की? 5 प्रकार स्वतंत्रता मिली हुई हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रता हैं? एक तो है हमारी विचार की, यानी कि हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसी को विश्वास करने की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन डी रूस के संविधान से। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो अफ्रीका के यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर बात कर लें कि अफ्रीका के संविधान से और क्या लिया गया है तो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। चलिए देखते हैं अन्य ऑप्शन। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, जो वर्तमान में संसदीय प्रणाली चल रही है भारत में वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। और भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान यानी कि राज्यों की नागरिकता अलग नहीं है, जो देश की नागरिकता है वही नागरिकता मिलेगी सभी को, यानी एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची ली गई है और इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान यानी कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक दे रखी है, वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया संविधान से संवर्ती सूची ली गई है। बात करें रूस के संविधान से तो रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4 काम में रखे गए हैं राज्य के नीति निदेशक के तत्व के अंतर्गत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए
22, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 11। तो देखिए इसको प्रश्न को देखिए सही करके पढ़ना है। अगर बात करें कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो इसका आंसर आएगा 14। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं तो इसका सही आंसर क्या आएगा इसका नंबर ऑप्शन ए यानी कि 22। यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषा वर्णित हैं। अब देखिए क्या हुआ, संविधान में 14 भाषाएं थी तो सबसे पहले क्या होता है 21वां संविधान संशोधन होता है। इससे 3 महत्वपूर्ण संशोधन है, उसे याद रखेंगे हम। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 ईस्वी में। इसमें क्या है, सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार संविधान में कितनी भाषा हो जाती हैं हमारी 15। फिर क्या होता है 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिसमें क्या होता है 3 भाषा जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी, इसको किससे याद रखेंगे हम, 71वां संविधान नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी जाती है 71वें संविधान संशोधन 1992 में। इस प्रकार कितनी भाषा हो जाती है हमारी 15, ये हो गई 18। चले देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या होता है एक संविधान संशोधन और होता है भाषा को लेकर। इसमें क्या होता है हमारी 4 भाषा जोड़ी जाती हैं। कौन सा संविधान संशोधन है ये, 92वां 92वां कितने में 2003 में ये संविधान संशोधन होता है। इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ती हैं, बोर्ड मास से याद करेंगे इसको हम। किससे याद कर लेंगे, बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 92 संविधान संशोधन होता है 2003 में होता है। ठीक है, कब होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में 92वां। इसमें 4 भाषा जोड़ी जाती हैं। इस प्रकार की होती है ये कुल भाषा वर्तमान कितनी है 22 भाषाएं। संविधान में कितनी भाषाएं वर्तमान में 22। चलिए यहाँ पर ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।